नमस्कार। हर बार हम आते रहते हैं आपके पास और हर बार यही कहते हैं, मुद्दे वही जो आपको छूते हैं। ये 2021 में जो प्रजातंत्र का उत्सव आ रहा है, मतलब जो इलेक्शन आ रहा है, इसमें आप हैं भाग्य विधाता जो आम को खास और खास को आम बना सकते हैं। पूरी तरह से ये प्रजातंत्र है और पूरी तरह से सत्ता में कौन आएगा इसका दामोदार आपके हाथ में है। इस सिलसिले को लेके हम हर वार्ड में जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, हर राजनीतिक दल से बात कर रहे हैं और नेताओं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस सिलसिले में आज हम 66 नंबर वार्ड में आए हैं और मेरे साथ जो है एक बहुत परिचित चेहरा है आप लोगों का। ये 66 नंबर वार्ड के कोऑर्डिनेटर साहब हैं सर, मोहम्मद फैज़ अहमद खान। सर फैज़ अहमद खान सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया, इसलिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आपको। थैंक यू सर। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये आ रहा है, एंड पर्टिकुलरली ये जो इशू आ रहा है, हम 3 इशू पे बार बार फोकस कर रहे हैं। वो है जो मेन इशू विच इज़ कमिंग इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, स्वास्थ्य, शिक्षा। ये 3 बेसिक मुद्दों पे जो काम हो रहे हैं और जिसको लेके हम बार बार हर वार्ड में जाते हैं, हर से पूछते हैं। तो इस सिलसिले में सर हम 2 पार्ट में आपसे प्रश्न करेंगे। एक है फैज़ अहमद खान जो आपके वार्ड कोऑर्डिनेटर हैं और एक राजनीतिविद हैं, तो हम 2 पार्ट में आपसे प्रश्न करेंगे। पहले में सर मैं थोड़ा सा आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, क्योंकि मैं ज़रा आपका वो देख रहा था, वार्ड में बीपीएल लिस्ट था और अकॉर्डिंग टू द लिस्ट विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द केएमसी 5142 numbers of BPL card are there in 66 number ward. Correct. I think it is one of the highest number of BPL card in the wards, I think. In the world, I am in the wards. I am talking about wards. In all wards. हाँ, yeah. हाँ, ये एक संभावना हो सकती है कि यहाँ पे जहाँ तक मेरा ये एक वक्त में एडेड एरिया हुआ करता था, रेल लाइन के इस पार। ये कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में इसको ऐड ऑन किया गया था 1970-72 में। इससे पहले ये टॉलीगंज म्यूनिसिपैलिटी का इलाका हुआ करता था और ये इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था। तो यहाँ ज़्यादातर जो मध्य स्तर लोग, लेबर क्लास जो लोग, मजदूर, इस तरह के लोग यहाँ ज़्यादा जिसको बोलते हैं कि उनका मैंने रहन सहन था, यहाँ पे वो रहते थे। तो इसी वजह से यहाँ पे जो है एक पॉपुलेशन का भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। सर पॉपुलेशन के साथ साथ मैं ये क्यों आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने की बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं एज ए वार्ड काउंसिलर, एज ए कोऑर्डिनेटर आपका रोल रहा है ये बीपीएल कार्ड को आगे बढ़ाने में, क्योंकि इसमें मेजर रोल आपका है। तो कहीं ना कहीं आपने ये सपोर्ट सिस्टम दिया है लोगों को विद द बीपीएल कार्ड। यही तो काम exactly. है कलकत्ता काउंसिलर कॉरपोरेशन के काउंसिलर्स का यही काम है कि जनता को सर्विस देना है, जनता को हर माध्यम से सर्विस, जो कि चाहे उनको शनाख्ती कार्ड के जरिए उनको वो सुविधा दिलवाई जा सके, इस पे काम करना हो, या बीपीएल कार्ड दिलवाया जा सके, या उनको विडो पेंशन का कार्ड दिलवाया जा सके। और जो भी सरकारी स्कीम निकलती है, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, तमाम स्कीम में कैसे इस इलाके की जनता भागीदार बन सकते हैं, उनके लिए वो सुविधा मुहैया कराना ही हमारा काम है। सर एक प्रश्न हम करना चाहेंगे, बिकॉज मैं जो बोल रहा था कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कर्म संस्थान, ये 3 मुद्दे हैं और एक मुद्दा भी है वो कुपोषण, जो हमारे हंगर इंडेक्स को अगर आप पकड़ लेते हैं भारतवर्ष का, तो इस पे ये कथा बोलছে বিজেপি সরকার, সরি বিজেপি অপোজিশন পার্টি হিসাবে তারা যে বলছে যে সোনার বাংলা গড়ব, সেখানে কিছু পরিসংখ্যান নিয়ে স্যার আপনার সাথে একটু কথা বলবো। সেটা হচ্ছে আমরা যদি শিক্ষার খাতে দেখি, আর আপনার শিক্ষার খাতে যদি দেখি, তাহলে কিন্তু স্কুল এনরোলমেন্ট অ্যান্ড ড্রপ আউট রেশিওতে পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের অনেক স্টেট থেকে উপরে, শুধু নয় ভারতবর্ষে যে রেশিওটা আছে সেটার উপরে। আপনি যদি বলেন আমি ডকুমেন্টারি সাপোর্ট সিস্টেমটা আপনাকে দেখাতে পারি, যেখানে লোকসভায় প্রশ্ন করা হয়েছিল, এইচআরডি মিনিস্ট্রি সেই উত্তরটা দিয়েছে। এবার আপনি বলুন স্যার, যেখানে আমি আরেকটা জিনিস একটু অ্যাড করতে চাইছি, আমি দেখছিলাম আপনার এখানে কিন্তু যে কেএমপিসি স্কুলস রয়েছে, কোথাও না কোথাও পুরো 144 ওয়ার্ডের মধ্যে কোথাও না কোথাও আপনার এখানে যে 4টে কেএমসিপি স্কুল রয়েছে, সেখানে কিন্তু ছাত্র সংখ্যাও কিন্তু অনেক বেশি। কি বলবেন স্যার এই জায়গাটা দাঁড়িয়ে?
দেখুন 34 বছরের কমিউনিস্ট মার্ক্স পার্টি যারা রাজত্ব করেছিলেন 34 বছরে, তারা কিন্তু 34 বছর শিক্ষার দিকে সেই রকম গুরুত্ব দেননি। তার কারণটা একটা কারণ হতে পারে, যার জন্যে আপনি যে ইন্ডেক্সের কথাটা বলছেন সেখানে ড্রপ আউট রেটটা অনেকটা মানে হাই ছিল কম্পারেটিভলি টু আদার স্টেটস। না স্যার, আমি যেটা বলতে চাইছি আপনাকে, জাস্ট আমি একটু পরিসংখ্যানটা দেখাতে চাইছি। একটা পরিসংখ্যান যেটা রয়েছে, এটা আপনার একটা মিনিস্ট্রি অফ হিউম্যান এইচআরডিতে লোকসভায় একটা প্রতিমা মণ্ডল তিনি একটা প্রশ্ন করেছিলেন। আপনি দেখুন, সেই প্রশ্নের উত্তরে এইচআরডি মিনিস্ট্রি উত্তর দিয়েছেন যে স্কুল এনরোল্ড গার্লস স্কুলস এনরোলমেন্টে তারা উত্তরটা দিয়েছেন যে কি জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। সেটাই আমি বলছিলাম যে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান কিন্তু অনেক ভালো জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে আজকের দিনে। আমি আজকে বলছি, আমি যেটা বলছিলাম যে প্রথমে আপনি যদি দেখেন 2011 আগের যদি আপনি ডেটাটা যদি আপনি অ্যানালাইজ করবেন, সেখানে আপনি দেখতে পারবেন যে আজকের যে পরিসংখ্যানটা আপনি দেখাচ্ছেন, আমি 14, 15, 16, 17, 18 বলছি, আজকে যে পরিসংখ্যান আপনি দেখাচ্ছেন তার কম্প্যারিজনে আগেরকার যে ডেটাটা ছিল অনেকটাই কিন্তু ড্রপ আউট রেট বা পশ্চিমবাংলা হাই ছিল। তার একটা বিশেষ কারণ ছিল যে পশ্চিমবাংলায় মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির রাজত্বে যখন বাংলাকেই একটাই যাকে বলে ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে তাকেই মানে ইয়ে করে দেওয়া হলো, সীমিত করে দেওয়া হলো। তার কারণটা হলো যে অনেকেই যারা অন্য অন্য ভাষার যারা লিঙ্গুইস্টিক ল্যাঙ্গুয়েজের যারা ওয়ার্ডস ছিলেন, তারা কিন্তু সবাই তো আবার বাংলা জানেন না বা বাংলা পড়তে পারেন না। এবার বাংলাকে কেন্দ্র করে শুধু বাংলা মিডিয়াম সব জায়গায় যে কম্পালসারি করে দেওয়া হয়েছিল, তার কারণে অনেকেই কিন্তু পড়ার ইচ্ছা থাকতে গেলেও পড়তে পারতেন না। কিন্তু 2011-তে যখন মা মাটি মানুষের সরকার আসে, এটা নিয়ে আমাদের আলোচনা হয়, আমরা মেয়রকে জানাই যে অনেক এলাকাতে যেখানে হিন্দিভাষী লোকেরা আছেন, আবার অনেকই জায়গায় যেখানে উর্দু স্পিকিং লোকেরা আছেন, তারা কিন্তু বাংলায় গিয়ে বাংলায় পড়াশোনা করতে পারেন না। সেই কারণে ড্রপ আউট রেটটা স্কুলে দেখা যাচ্ছে। তো সেই জায়গায় সেই পরিস্থিতিটাকে চেঞ্জ করে দিয়ে আমাদের সরকার যখন এলাকা ওয়াইজ যখন ইয়ে করলেন যে যেখানে যেরকম পরিসংখ্যান সেখানে সেই মিডিয়ামে পড়াশোনা করা হবে, অটোমেটিকলি তার এফেক্টটা মানুষ পেয়েছে। আর আজকে আপনার পরিসংখ্যানই কথা বলছে। আর তারপরে আমার পরিসংখ্যান এটা এইচআরডি মিনিস্ট্রি, মানে এইচআরডি মিনিস্ট্রি আপনি দেখাচ্ছেন, তার মাধ্যমে আপনি নিশ্চিত দেখছেন যে রেজাল্টটা কতটা আগের কম্প্যারিজনে আর এখনের আমাদের সরকারের সময়ে কতটা বেড়েছে। স্যার, এবার আমি প্রশ্নটা রাখবো আপনাকে, একটা রাজনীতিবিদ হিসাবে একটা স্লোগান দিয়েছেন, হ্যাঁ, আপনার যে অপোজিশনে দাঁড়িয়ে আছেন তারা একটা স্লোগান দিয়েছে, ইস বার বাঙ্গাল হো সকে তো সম্ভাল। কি বলবেন আপনি? इस बार बंगाल हो सके तो संभाल। जो लोग देश ही नहीं संभाल पा रहे हैं, যারা দেশকে সামালতে পারছেন না, আজকে আমরা দেখছি কিভাবে দেশ চালানো হচ্ছে। সেই লাদাখ দিয়ে আরম্ভ করে হোক, ডোকলাম দিয়ে আরম্ভ করে হোক, পুলওয়ামা দিয়ে আরম্ভ করে হোক, আমরা সব কিছুই দেখছি চোখের সামনে। আজকে দিল্লির রাস্তায় কৃষকরা বসে আন্দোলন করছেন, সরকারের পাশে তাদেরকে অ্যাটেন্ড করার সময় নেই। আজকে অনহারে মানুষ মারা যাচ্ছে। স্যার, হাঙ্গার ইন্ডেক্সে 2019-এ 102 নম্বরে ছিল ভারতবর্ষ, 2020-তে সেটা 97-এ এসছে। কোথাও না কোথাও আমরা 5 ট্রিলিয়ন ইকোনমির কথা বলছি, কিন্তু এই যে হাঙ্গার ইন্ডেক্সে যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে কুপোষণ, সেই জায়গাটা কিন্তু দেশের অবস্থান ভালো নয়। এটাই তো অচম্বাজনক ব্যাপারটা। আপনি যে ইন্ডেক্সটা তার মধ্যে দেখবেন যে আমাদের যাকে বলা যায় শত্রু দেশ পাকিস্তান, তার কিন্তু এই জায়গায় ওরা এগিয়ে এসে গেছে। স্যার, নেপাল বেশি আছে স্যার, নেপাল আর পাকিস্তান এগিয়ে এসেছে আর আমাদের দেশ তার পিছনে। এটা খুবই লজ্জার ব্যাপার। যারা বলছে বাংলা সামাল, তাদের কাছে জিজ্ঞেস করুন তারা দেশ কিভাবে সামাল দেবে। সেটা আগে প্রশ্ন হচ্ছে দেশকে কিভাবে বাঁচাবে, তারপরে তো বাংলাও তো দেশের মধ্যেই আছে। স্যার, তারা একটা কথা বলছেন, সেটা হচ্ছে আমি যে একটু কথাটা বললাম যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান এবং কুপোষণ। আমার মনে হয় যে আজকে মাননীয়ার সরকারে একটা প্রোগ্রাম নিয়ে এসছেন তারা, সেইটা নিয়ে আমার মনে হয় মেজরিটি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এটাকে কিন্তু উনি পরিষ্কার ফোকাস করেছেন।
স্কলারশিপ প্রোগ্রাম বলুন, দুয়ারে সাথী বলুন, দুয়ারে সরকারের যে প্রোগ্রাম খাদ্যসাথী বলুন বা স্বাস্থ্যসাথী বলুন, আমার মনে হয় সেটা নিয়ে উনি করছেন। কিন্তু আপনার যে অপোজিশন তারা কিন্তু এটাকে ইলেকশন গিমিক বলছে, কি বলবেন স্যার? দেখুন, দুয়ারে সরকার তো আজকে দিনের সরকার অ্যানাউন্সমেন্ট করেছে, কিন্তু শিক্ষা কন্যাশ্রী এটা দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে হচ্ছে না, এটা 2011 সাল দিয়ে যখন দিয়ে আমাদের সরকার তার জন্য অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছেন এসেছে। আজকে ইউনাইটেড নেশনের মতন একটা সংস্থা অ্যাপ্রুভ করেছে, অ্যাপ্রিশিয়েট করেছে বাংলার যাকে বলা যায় রূপকার হিসাবে, বাংলার যাকে বলা যায় মুখটাকে সারা পৃথিবীর মধ্যে উজ্জ্বল করিয়ে দিয়েছেন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। শুধু বাংলার মুখ উজ্জ্বল হয়নি, ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল হয়েছে। তো স্বাস্থ্য শুধু দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে শিক্ষা বলছেন যারা, এটা কোনো ইলেকশন গিমিক নেই। আজকে প্রায় 80 লাখের উপরে বেনিফিশিয়ারি কন্যাশ্রী পেয়েছেন, ইট ইজ আ রেকর্ডেড ফ্যাক্ট। এটা তো আমি প্রচারের মাধ্যমে বলছি না, যদি যারা আজকে সমালোচনা করছেন তারা আরটিআই করেও দেখতে পারেন যে কটা বেনিফিশিয়ারি কেন ডাইরেক্ট অ্যাকাউন্টে। না স্যার, আপনি এগিয়ে বাংলা মানে আপনি ওয়েবসাইটে গেলেও দেখতে পাবেন, ওয়েবসাইটে দেখতে পারবেন। সেকেন্ড যেটা স্বাস্থ্যর ব্যাপারটা হচ্ছে, স্বাস্থ্যসাথীও কিন্তু আজকে প্রকল্প নেই। এই স্বাস্থ্যসাথীটা কিন্তু লাস্ট 6-7 বছর দিয়েই কিন্তু মানে মানুষের জন্য হচ্ছে। এখন কেন্দ্র করে মুখ্যমন্ত্রী যে উনি যে এটাকে আরো মানুষ এর মধ্যে পুরো পশ্চিমবঙ্গ সব মানুষকে নিয়ে আসছেন, তার জন্য এই জিনিসটাকে আজকে দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে যত তাড়াতাড়ি হোক মানুষের মধ্যে পৌঁছিয়ে দেওয়া যায়, এর কারণে দুয়ারে সরকারের আজকে একটা কনসেপ্ট বের করা হয়েছে, যেখানে এমনি মানুষের মধ্যে প্রচার করে অ্যাওয়ারনেস করে তো মানুষকে না জানানো যাবে না। সেই কারণে এখানে আপনাকে একটু মাফ করবেন স্যার, আপনাকে আমি ইন্টারাপ্ট করছি। এখানেই কিন্তু আপনার অপোজিশনের লোকজনরা যেটা বলছেন এটা একটা ইলেকশন গিমিক। এটা নিয়ে স্যার আপনার আমি মতামতটা জানতে চাইছি। মানুষের হাতে কার্ড পাওয়া যাচ্ছে, এক্স্যাক্টলি, আর কার্ডের নাম্বারটা মোবাইলে SMS এর মাধ্যমে তারা ব্যালেন্সও চেক করতে পারছে। তো আর যারা এইসব কথা বলছেন অপপ্রচার আর কুৎসা ছাড়া আর মিথ্যে কথা ছাড়া, জুমলাবাজি ছাড়া, যারা আজকে কোনো পলিসি রিলেটেড কথাই বাংলার মানুষকে বলছেন না, শুধু বহিরাগতদেরকে নিয়ে আর কিছু যারা মীর জাফরদেরকে নিয়ে আজকে নিজের দল ঘুরছেন আর মানুষের কাছে শুধু ভাওতা ছাড়া কিছু দিচ্ছেন না, তাদের বিষয়ে আমি আর কি বলবো? তাদের কাছে কি আছে? তারা বাংলার মানুষকে কি বলছেন যে আমরা আসতে গেলে আমরা কি করব? সোনার বাংলা করব, দিলীপ ঘোষের সোনার বাংলা করব, যে গায়ে দিয়ে দুধ বের করে সোনা করবে না, সোনার বাংলার কি রকম সোনার বাংলা? সেটাই নিয়ে আমাদের প্রশ্ন স্যার। একটা যে কোনো সোনার বাংলা করতে গেলে প্রথম যে মিনিমাম চাহিদাটা শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কর্মসংস্থান, আমার মনে হয় এই তিনটাকে দাঁড়িয়ে কিন্তু আজকে কিন্তু মাননীয়া কিন্তু এই যে প্রোগ্রামটা নিয়ে এসছেন, যতদূর আমি বুঝতে পেরেছি, যেটা অপোজিশনরা কিন্তু অন্য এলিগেশন দিচ্ছে। স্যার এবার পরের প্রশ্নটা এটা যাব স্যার, রাজনীতিবিদ হিসাবে একটা প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে, কংগ্রেস CPM অ্যালায়েন্স আপনি কি করবেন? কোথাও না কোথাও একজন রাজনীতি দল, আমি নাম নিচ্ছি না, তারা বলেছেন এটা একটা অপরচুনিস্টিক অ্যালায়েন্স, তারা বলছেন কোথাও না কোথাও ওটা সার্ভাইভালের ওদের আর উপায় নেই। আপনি কি বলবেন স্যার? রাজনীতিবিদ হিসাবে বলবো না, আমি রাজনীতির ছাত্র হিসাবে বলতে চাই যে 64 বছর রাজত্ব করেছেন কংগ্রেস বাংলার মধ্যে। না স্যার, আপনি যদি 1947 সাল থেকে 2020 দেখেন তাহলে 25 বছর কংগ্রেস শাসন ছিল, 34 বছর সারা ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে বলছি। আমি বলছি পশ্চিমবঙ্গের কথা, আমি সারা ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে বলছি যে 62-64 বছর কংগ্রেস রাজত্ব করেছেন, তার মধ্যে একটা বড় অংশ পশ্চিমবাংলায় রাজত্ব করেছেন 25 বছর 47 থেকে 2020। সিদ্ধার্থ শঙ্কর রের আমলেও কিন্তু বাংলার মানুষ কংগ্রেসকে পেয়েছে। তারপরে 34 বছরে বাম আমলে দেখেছে মানুষ, তাদেরকেও আশীর্বাদ কিন্তু 10 বছর দিয়েছেন। এইবার 34 বছরের রাজত্বতে কিন্তু বাম আমলে আমরা শুনলাম যে তারা সবসময় বলতো কংগ্রেস একজন পুঁজিবাদীদের দল, পুঁজিবাদী দল, আর রাস্তা দেখা যেত বন্ধ ডাকছেন, জবাব চাই জবাব দেওয়ার মতো স্লোগানটা আমরা কানে শুনলাম। আর ইন্দিরা গান্ধীকে তারা বলেছিলেন এমার্জেন্সির সময়, ইন্দিরা একটা দিয়েছিলেন, স্লোগান দিয়েছিলেন, আমি প্রেস হিসাবে এটা বলতে পারছি না, স্লোগান তারা একটা দিয়েছিলেন, সেই স্লোগানটা দিয়েছিলেন। তা আজকে নিজের অস্তিত্বটাকে বাঁচাতে পারছেন না, সেই কারণে দুজনই কিন্তু কংগ্রেস ভারতবর্ষে দিয়ে মুছে গেছে, আর বাংলা দিয়ে বাংলার মানুষ কিন্তু মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির উপরে আর ভরসা করতে পারছেন না। তো দুজনই হয়ে গেছেন, যাকে বলা যায় একজন হয়ে গেছেন মানে
ল্যাংড়া, একজন হয়ে গেছেন লুল্লা। তো হ্যান্ডিক্যাপ হয়ে যাওয়ার কারণে দুজনকে তো সাপোর্ট লাগবে। দুজন এখন ভাই ভাই হিসাবে দুজন হাত ধরে ধরে দুপক্ষকে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে। স্যার আরেকটা জায়গায় আসবো, খুব বাংলার রাজনীতিতে যেটা খুব বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে এখন, একজন পশ্চিমবঙ্গে তিনি কিন্তু ঢুকতে চলেছেন, অলরেডি অ্যানাউন্স করেছেন, সেটা হচ্ছে ওয়াসুদ্দিন ওওয়াইসি সাহেব, AIMM পার্টি। উনি কিন্তু ফুরফুরা শরীফে গিয়ে একটা অ্যালায়েন্স করেছেন, ওখানে বলেছেন যে ওনার নেতৃত্বে কিন্তু উনি ইলেকশন লড়বেন। আপনি কি বলবেন স্যার? দেখুন, শিবসেনাও আসছে, এর আগেও আমরা দেখেছি এনসিপি এসেছে, আমরা দেখেছি মায়াবতীর দল। স্যার একটা জায়গায় আমি বলছি, আমরা যখন বিহার, আমি ব্যক্তিগতভাবে বিহার ইলেকশনটা কভার করেছি, সেখানে প্রতিনিয়ত কিন্তু AIM যখন আসছিল বলছিল, তখন কিন্তু বিপক্ষ যে মহাগঠবন্ধন যে জোটটা, তারা কিন্তু বলছিল না ये कोई बड़ा फैक्टर नहीं होने वाला, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार इलेक्शन में वो दिखा सर। এই ব্যাপারে আপনার कौन होगा नहीं होगा वो तो जनता डिसाइड करेगी, जनता ही जनार्दन है। AIM को भी आने का अधिकार है, क्योंकि उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रजिस्ट्रेशन दिया है, और हमारा देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, कानून के व्यवस्था में चलता है, तो उनका भी अधिकार है, वो आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, जनता के पास अपनी बात लेकर के जाएंगे। लेकिन जहाँ तक बंगाल का सवाल है, बंगाल की जनता शुरू से ही सेकुलर रही है, सेकुलर इनका नेचर रहा है। धर्म के जिसको बोलते हैं, धर्म के नाम पे यहाँ कभी भी लोगों को नहीं देखा गया कि धर्म के नाम पे वोटिंग का पैटर्न यहाँ कभी नहीं देखा गया। तो अगर कोई सोचता है कि धार्मिक सुरसुरी दे करके हम बंगाल के लोगों को बेवकूफ़ बना करके मुसलमान के नाम में या जाति के नाम पे वोट ले लेंगे, तो ये मुझे लगता है कि बंगाल में उनको मैंने बहुत बड़ी उनकी बेवकूफ़ी होगी, और आने वाला दिन ही बताएगा कि बंगाल की जनता क्या चाहती है। हाँ, क्योंकि ये और एक सर बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाह रहा था, जिसको लेके पूरे भारतवर्ष में एक हलचल हुआ और कहीं ना कहीं बंगाल में भी हुआ, वो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। क्योंकि विजय वर्गीय साहब आके भी बोले हैं, अमित शाह जी भी आके बोले हैं कि हम लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बंगाल में लागू करने वाले। और एक सर नॉर्थ 24 परगनास में मातुआ संप्रदाय बहुत ज़्यादा बोल रहा है कि हमको सिटीजनशिप एक्ट लागू होना चाहिए, उसमें भी फ्रैक्शंस आ गए हैं, 2 फ्रैक्शन आ गए हैं, तो आप क्या बोलेगा कि आपका क्या स्टैंड है? इज अ स्टेट सब्जेक्ट। हाँ, ममता बनर्जी ने पहले ही कहा है कि हम लोग NRC और CA को होने नहीं देंगे, और इसके लिए लेजिस्लेशन भी पास कराया सर गया। इसमें मैं थोड़ा सा केरला में, बंगाल में और पंजाब में, ये 3 स्टेट। सर आई एग्री टू डिसएग्री विथ यू सर ऑन दिस पॉइंट ए बिट, क्योंकि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो इससे चलता है, देयर इज वन यूनियन सब्जेक्ट, वन इज स्टेट लिस्ट एंड अदर इज कॉन्करेंट लिस्ट, एंड आई थिंक दिस सब्जेक्ट कम्स विद द कॉन्करेंट लिस्ट, बट प्रोरोगेटिव गोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आप क्या बोलिएगा सर एज फॉर द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? देखिए, प्रेरोगेटिव सेंट्रल गवर्नमेंट का जरूर हो सकता है, कृषक बिल को लेके भी प्रेरोगेटिव सेंट्रल गवर्नमेंट का था। नहीं सर, प्रेरोगेटिव नहीं था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने आज ओवररूल किया ना, नहीं सर, स्टे ऑर्डर दिया ना, लेकिन उसको खारिज नहीं कर रहे हैं। आज कमेटी बनाई गई है ताकि कृषक से बात किया जा सके, और इस चीज का जिसको समाधान किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट को ही मैं केंद्र करके बोलता हूं कि NRC और CA जो बीजेपी बात करती है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग को ही हाईलाइट करके बोलती है कि NRC और CA का। NRC की बात नहीं कर रहे हैं वो सर, बिकॉज NRC को कहीं समझना है तो फिर आपको 1979 टू 1985 आसाम आंदोलन को समझना पड़ेगा, और वो NRC कैनॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन बंगाल सर, अल्टीमेटली बिकॉज वी आर फॉलोइंग सिटीजनशिप एक्ट 1955। अगर फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ही को लाना है, हाँ, तो जब ऑलरेडी भारत सरकार ने जिनको सिटीजनशिप दिया है, हाँ, ये तो पहले भी था कानून। हाँ, CA लाने की नहीं से कोई जरूरत नहीं थी, तो अमेंडमेंट लाया सर। हाँ, अमेंडमेंट क्या लाया कि जो लोग पीड़ित हैं, नहीं सर, 3 कंट्रीज बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो लोग माइनॉरिटी कम्युनिटीज नहीं सर, पीड़ित ये शब्द नहीं है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। इसी को लेके तो आंदोलन है। माननीय अमित शाह जी ने जब लोकसभा में ये पेश किया था, सिटीजनशिप एक्ट जो पेश किया था, इसमें उन्होंने जो कहा था कि द माइनॉरिटीज लिविंग इन द 3 कंट्रीज अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, particularly Hindu, Buddha,
जैन, इसी पारसी बात की तो लड़ाई है। मैं तो यही बात आपको कहना चाह रहा हूँ, उनको कि 2014 तक आप तो कह रहे हैं, मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि इसी शब्द को लेकर के तो आज जो है पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन हो रहा है। सर उन्होंने एक कोट किया था, सिलेक्टेड कम्युनिटीज को अलाउ किया, लेकिन उन्होंने एक कोट किया था सर, 1950 साल में लियाकत अली खान और नेहरू जी का एक पैक्ट हुआ था जिसको लियाकत नेहरू पैक्ट के नाम से जाना जाता है, वेयर इट वाज क्लियरली मेंशन्ड दैट माइनॉरिटीज ऑफ बोथ द कंट्रीज विल गेट द इक्वल अपॉर्चुनिटीज। और कहीं ना कहीं लोकसभा में जब वो बिल पेश कर रहे थे उन्होंने यही कोट किया था कि ये सब 3 कंट्रीज में माइनॉरिटीज आर ऑप्रेस्ड। माइनॉरिटीज आप निर्धारित कैसे करते हैं? संख्या के ऊपर में निर्धारित करते हैं। बिल्कुल। तो आज मुस्लिम समाज में भी आज शिया है वो माइनॉरिटी है, आज अहमदिया है वो माइनॉरिटीज है। आप और भी बहुत सारे सर मैं एग्री विथ यू सर। तो आज सिलेक्टिवली बीजेपी जो है आज कम्युनल लाइंस पे जब शब्द का खेल खेल रही हैं, व्हेन दे आर यूजिंग सर्टेन, आज जो वो बीजेपी जो शब्द के साथ खिलवाड़ कर रही है और इस खिलवाड़ के पीछे हजारों और लाखों लोगों का आने वाला, जिसको बोलते हैं कि मैंने जीवन नष्ट हो सकता है, उस जगह में तो आज पब्लिक भी देखिए, आप कोई भी कानून बनाते हैं वो किसके लिए बनाते हैं? लोगों के लिए। बीजेपी तो अपने आप को संतुष्ट करने के लिए कानून नहीं बना रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जनता के लिए। सर हमारा देश तो संविधान से चलता है, कोई भी पार्टी आए जाए, ये सब बड़ा संविधान भी किस लिए बनता है? लोगों की राय को लेकर के संविधान बनता है। मैं चाहूं कि मैं कोई कानून बनाना चाहूं और उस कानून को मैं संख्या घनिष्ठ हूं पार्लियामेंट में, तो मैं उस कानून को पास करने की मेरी क्षमता है तो मैं करवा दूं, ऐसा तो नहीं है। लोगों की परेशानी समस्याओं को केंद्र करके उसके ऊपर के कानून साजी हो तो ये समझ में आता है। लेकिन आरएसएस के एजेंडा को सामने रखकर सर वो क्या एजेंडा है वो सुनना चाह रहा हूं। आपके जो बीजेपी आरएसएस के जो फाउंडर मेंबर्स हैं, चाहे वो ग्वालकर हो, चाहे वो आपके और भागवत की बात कर रहे हैं, मोहन भागवत तो आज है, ठीक है, सावरकर ग्वालकर हो, ये इन लोगों का आइडियोलॉजी क्या था? इनका आइडियोलॉजी था 1 कंट्री 1 रिलीजन, जिनकी ये बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं कि इस मुल्क में, इस देश में सिर्फ हिंदुओं का ही राज रहेगा और बाकी जो धर्म को मानने वाले लोग हैं वो सेकंड क्लास सिटीजन, उनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं रहेगा। देश तो कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है, वो बोलेंगे तो हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। वही तो मैं कह रहा हूँ हो नहीं सकता है। आज देश के संविधान में परिवर्तन लाने के लिए तो आज ये सब कानून साजी की जा रही है। लेकिन सर ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स में कभी नहीं ला सकता कोई भी। सर ये तो अमेंड कर रहा है 1955 सिटीजनशिप एक्ट, तो उन्होंने चेंज कर नहीं पाया। बीजेपी ये सब कानून साजी अचानक से क्या ला रही? आज क्या देश की समस्या सीए है? आज तो देश की समस्या है, सर मैंने जो बोला आज देश की समस्या शिक्षा, भूखमरी, देश की समस्या एजुकेशन। आज मोदी जी ने जो वादा किया था 1 करोड़ नौजवानों को, युवक को नौकरी देंगे, आज ये समस्या है। सर आज अर्थनीतिक व्यवस्था आज हम देश का खत्म हो गया। 2017 के बाद से धारावाहिक भाव में मोदी जी ने जो एटम बम छोड़ा है देश की जनता के ऊपर, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे वो जीएसटी हो। मैंने जीएसटी का कानून को मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, इस तरह से लागू किया गया जीएसटी को एक रात में, दिवाली मना करके पार्लियामेंट में। तो आज लोग खाने से मैंने खा नहीं पा रहे हैं, गरीब जनता बिना खाए मर जा रही है। सर एक प्रश्न पे आ रहे हैं अभी, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं, एक दिन में करना भी मुश्किल है और वो भी करना। सर our 95% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वर्किंग पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, और उसका 50% एग्रीकल्चर लेबर की हैसियत से काम कर रहा है। एक रिपोर्ट आया है, प्रतीची फाउंडेशन जो अमृत सेन का फाउंडर है, उन्होंने एक बनाया है, कहीं ना कहीं ये माइनॉरिटी कम्युनिटी बिलोंग्स टू दैट एग्रीकल्चरल कम्युनिटी जहाँ पे, और ये लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा सफरर ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर हुए थे, और अनफॉर्चुनेटली ये डाटा किसी भी सरकार के पास नहीं थी, जिसके लिए इसके चलते आपके वार्ड में कितने अनऑर्गेनाइज सेक्टर को सर आपने, वर्कर्स को आपने सपोर्ट दिया है सर? ये प्रश्न हम करना चाहेंगे सर। हम लोगों ने क्या, हमारी सरकार ने पूरे बंगाल के 9 करोड़ जनता को सपोर्ट दिया है। आज जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस किया गया, साथ पहली मुख्यमंत्री थी जिन्होंने इसको लेकर के ऑब्जेक्शन किया कि ये एक प्लान्ड लॉकडाउन नहीं था, ये एक जिसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस लॉकडाउन था। इसको और बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता था, क्योंकि हमारा जो देश है, इस देश में आज भी जो है
60% जो जनता है वो जो बोलते हैं कि नौकरी पेशा गरीब और तो सर अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब आप रोज खाने और रोज कमाने वाले हैं, मजदूर हैं, ठीक है। तो अचानक से मोदी जी का जो ये एक फैशन बन गया कि रात को 8 बजे जनता के सामने आते हैं तो कभी नोटबंदी की घोषणा कर देते हैं और बोलते हैं 12 बजे के बाद जो है आज आपका जो है नोट कागज का टुकड़ा बन जाएगा, योर हार्ड अर्न मनी बिकम्स पेपर इन द डस्टबिन, ठीक है। फिर एक रात को मोदी जी आते हैं 12 बजे और लोगों को बोलते हैं कि कल से अब जीएसटी लागू होगा और फिर दूसरे दिन से लोगों का कारोबार ठप बैठ जाता है क्योंकि सिस्टम ही काम नहीं करता है, लोगों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाते, एक दूसरे से कारोबार नहीं हो सकता है। आज लगभग 20 से ऊपर अमेंडमेंट्स उनको करने पड़ गए, बार बार जीएसटी का टैरिफ बदला जा रहा है। अब जो है लॉकडाउन किया गया, वो भी जिसको बोलते हैं कि एक अचानक से मोदी जी को एक रात में शायद सपना आया कि देश की जनता जो है उनको इससे यही पता चलता है कि देश का प्रधानमंत्री जो ये दावी करता है कि वो देश को कितना गंभीरता से लेता है, इसी से पता चलता है कि उनको देश के बारे में, देश की डेमोग्राफी के बारे में, देश की अर्थनीतिक व्यवस्था के बारे में, जनता के, कॉमन जनता की जो परेशानी है, जो एक आम जनता भोगती है इस देश में, इन सब चीज़ों के बारे में उनको कोई चीज़ मैंने उनका जो एक्शन है, उन्होंने जो एक्शन लिया है, इस एक्शन से ये डिटरमाइन होता है कि मोदी डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट इंडिया। अच्छा सर, इस बार हम थोड़ा सा आज बहुत सारे प्रश्न थे किए गए, एक दिन में सब नहीं होगा, बाद में भी आएंगे, आपसे बात करेंगे, रूबरू होंगे। सर, हमारे माध्यम से 2021 में ये जो प्रजातंत्र का उत्सव आ रहा है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से हमारे दर्शकों को? मैं लोगों से, जनता से यही विनती करूंगा कि जनता ही गणतंत्र में जनता ही जनार्दन है। जनता से यही अपील रहेगी कि जिन आप सबसे बेहतर डिसीजन लेने वाले हैं, जानने वाले हैं कि आपके लिए किसने काम किया है, किस पार्टी ने, किस लीडर ने काम किया है, तो आप जब भी फैसला लेंगे तो ओवरऑल हर चीज़ को, हर एस्पेक्ट को, हर श्रेय को समझ करके आप अपना वोट देंगे। ये वोट देने का अधिकार आपका, आप किसको देंगे। लेकिन मैं आपसे यही अपील करूंगा कि धर्म के और जाति के नाम पे नहीं, पोलराइजेशन के नाम पे नहीं, देश, ये जो हमारा इंडिया का जो इंडिया जब ये देश बना था तो इसके पीछे एक सोच थी, एक विचार थी कि हम एक रिलीजन के बेसिस पे देश नहीं होगा, निरपेक्ष एकदम, हाँ, सेकुलर नेशन होंगे। हाँ। तो ये सेकुलर नेशन का जो ये कंसेप्ट था, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लोगों के सामने लाया, हमारे देश के सामने रखा, इस संस्कृति को हम लोगों को बचाए रखना है। और जो लोग इस संस्कृति और संस्कृति को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे उनको जवाब देने का वक्त आया है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे फैज़ अहमद खान, जो कोऑर्डिनेटर है और यहाँ के 66 नंबर के काउंसलर रह चुके हैं। तो हम बोल रहे थे कि ये आने वाले कल 2021 के प्रजातंत्र के उत्सव में आप ही हैं जो आम को खास और खास को आम बना सकते हैं। आपने सुना उन्होंने क्या कहा। आपके कमेंट्स का हम बेसब्री से इंतजार करते रहेंगे। दीजिएगा कमेंट्स, हम पहुंचाएंगे उन तक। मैं नंददुलाल भट्टाचार्य, मेरे साथ मेरे सहकर्मी जावेद हुसैन, 66 नंबर वार्ड, कलकत्ता से।